नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 की आरोह पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय की, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। और इस कविता का नाम है, इस रचना का नाम है वे आँखें। और ये जो रचना है इसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कवि की। तो कवि जो है, इनका मूल नाम जो है गोसाई दत्त है। ठीक है, गोसाई दत्त इनका नाम है और इन्होंने नाम परिवर्तन करके सुमित्रा नंदन पंत किया है। और ये एक प्रसिद्ध छायावादी कवि हैं और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है उनकी रचनाओं पर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छे श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं। तो उन्हीं की रचना आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो रचना है वे आँखें, ठीक है, इसकी जब हम बात करें तो ये जो रचना है इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर व्यंग किया गया है। तो क्या कहा गया है कि जो विकास की जो अवधारणाएं हैं वो विरोधाभासी है। क्या तात्पर्य है कि भारत देश ने बहुत सा विकास कर लिया है प्रत्येक क्षेत्र में, ठीक है ना। स्वतंत्रता के बाद में उसने बहुत से जो है आविष्कार किए हैं, बहुत से उपकरण बना लिए हैं, अपने जीवन स्तर को सुधार लिया है, ऊंचा बना लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुत सा डेवलपमेंट, बहुत सा विकास हो चुका है प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो संचार के क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो। ठीक है, तो लेखक या कवि कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ तो हमने विकास कर लिया है, समाज का एक वर्ग जो है, देश का एक वर्ग जो है वो अच्छे जीवन को भोग रहा है, उसका जीवन स्तर बहुत अच्छा है, ठीक है, लाइफस्टाइल उसकी बहुत ही अच्छी है। और दूसरी तरफ हम देखें तो जो हमारे जीवन को इस प्रकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा कर रहा है वो हमारा है कृषक समाज। किसान जो लोग हैं, किसान क्या करते हैं, वो अपना पूरा जीवन उसमें खेती में लगाते हैं। ठीक है, उनका भविष्य फिर भी सुरक्षित नहीं है। वो देश का एक प्रकार से अन्नदाता है, अन्न को उपजाते हैं, बहुत वो मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी ये जो समाज है, किसान लोग जो हैं उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा है, उनके अधिकारों के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, उनके भविष्य के बारे में कोई सचेत नहीं है। ठीक है, सरकारें ये वादा करती है, झूठे वादे करती है कि हम किसानों की दशा को सुधार देंगे, लेकिन वास्तविकता उसके उलट है। ठीक है, तो इस प्रकार कवि ने कहा है कि ये जो विकास की अवधारणाएं हैं, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक तरफ तो समाज को विकसित किया जाएगा, डेवलपमेंट दिखाया जाएगा, लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा भी है, यानी किसान वर्ग ऐसा भी है जो अभावों से जूझ रहा है, यानी देश को एक तरीके से वो सुदृढ़ कर रहा है, लेकिन उसकी खुद की स्थिति बड़ी ही दयनीय से भी दयनीय होती जा रही है। ठीक है ना, तो वो पहले भी थी और आज भी उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नजर आता नहीं दिख रहा है। तो कवि ने कहा है कि विकास की जो ये विरोधाभासी अवधारणाएं हैं, इस व्यवस्था पर, प्रशासन पर, प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस पर कवि ने व्यंग किया है कि इस व्यवस्था को बदला जाना चाहिए। सरकार को किसानों की दशा के बारे में भी सोचना चाहिए। समझते हैं कवि ने क्या कहा है कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। कवि क्या कह रहे हैं कि जो किसान की जो आंखें हैं उनमें क्या है, उनकी आंखों में जब मैं देखता हूं तो वो मुझे एक गुफा के समान प्रतीत होती है। सरीखी की मतलब समान,
सरीखी मतलब समान, किसके समान? गुफा के समान। जैसे गुफा कैसी होती है? पहाड़ों के बीच गुफा बनी हुई है, ठीक है, उसमें ना प्रकाश है ना ठीक प्रकार से हवा है। तो ऐसी मुझे दिखाई दे रही है किसान की आंखें। कैसी दिखाई दे रही है? अंधकार की गुफा के समान, ठीक है। तो किसान की जो आंखें हैं उसमें कोई प्रकाश की किरण नजर नहीं आ रही है, यानी भविष्य उसका अंधकार में डूबा हुआ है, कहने का मतलब यह है, ठीक है। तो उसमें किसान की जो आंखें हैं वो अंधकार की गुफा के समान मुझे नजर आ रही है, उसमें भविष्य के प्रति कोई प्रकाश नजर नहीं आ रहा है, उसका भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। उन आंखों से डरता है मन। और कवि कहते हैं कि उनको जब मैं देखता हूं, उन आंखों से मुझे भय प्रतीत हो रहा है, मुझे उनकी अवस्था को देखकर, उनकी दशा को देखकर मुझे डर लगने लग गया है, ठीक है ना। वो उस अवस्था में जी रहे हैं, लेकिन मैं उनकी अवस्था को देख करके ही डर रहा हूं, भय मुझे लग रहा है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। और उसमें क्या भरा हुआ है? दारुण, भयंकर, ठीक है। उनकी आंखों में भयंकर दैन्य का भाव है। दैन्य का मतलब दीनता है, ठीक है। दयनीय उनकी अवस्था हो गई है, वो अभावों में जीवन जी रहे हैं, और उस अभाव को उनकी आंखों में हम स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि उनकी आंखों में क्या है? भरा दूर तक, यानी कहीं भी प्रकाश की किरण, प्रसन्नता की कोई किरण, उम्मीद की किरण कोई नजर नहीं आ रही है, ठीक है ना। उनको इसी प्रकार उन्होंने जीवन, अपना पिछला जीवन जिया है, और भविष्य में भी इसी प्रकार एक तरीके से कह सकते हैं कि मरते मरते उनको जीना है, ठीक है। तो उनकी आंखों में भरा दूर तक भयंकर, दारुण का मतलब भयंकर, और दैन्य का मतलब है दीनता का भाव, गरीबी का भाव, ठीक है। और दुख का नीरव रोदन है। नीरव का मतलब होता है जिसमें कोई रव नहीं होता, रव से रहित, या कह सकते हैं नीरव का तात्पर्य है शांत, शांत रोदन। शांत रोदन उनकी आंखों में छुपा हुआ है, समाया हुआ है। तो किस प्रकार कह रहे हैं कवि कि उनकी आंखों में दूर तक भयंकर दीनता रूपी दुख का शांत रोदन छिपा हुआ है। तो उनकी आंखें कैसी है? वो आंखें कवि को डरा रही है, कवि उनसे डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि उनकी आंखों में बड़ा दुख भरा हुआ है, ठीक है। क्योंकि वो अभावों में जी रहे हैं, दयनीय उनकी अवस्था हो गई है, और उस अवस्था को हम उनकी आंखों में देख सकते हैं। और वो क्या कर रहे हैं? शांत रोदन, शांत होकर वो रो रहे हैं, अपनी अवस्था पर दुख प्रकट कर रहे हैं, और उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी अवस्था को, किसान की परेशानी को, व्यथा को हम उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं, जांच सकते हैं। और क्या कहते हैं कि वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। तो ये क्या बताया है कवि ने कि जब हम गुलाम थे, ठीक है, अंग्रेजों के या अन्य किसी विदेशियों के, तो उनके हम गुलाम रहे, तब भी जो किसान वर्ग था वो अभावों में जी रहा था, शोषण का शिकार हो रहा था, ठीक है। तो उसको ऐसा जीवन जीना पड़ रहा था, हाशिए पर उसको रख दिया गया था, ठीक है। उसको कभी उससे पूछा नहीं गया कि आपको क्या चाहिए, किस प्रकार की आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो किसानों को किसी प्रकार से उनके बारे में नहीं पूछा गया, कब? स्वतंत्रता से पूर्व। लेकिन जब भारत को स्वतंत्रता मिली और भारत जब स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद लोकतांत्रिक, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था जब भारत में बनी, संविधान बना, और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ कुछ सुविधाएं रखी गई, कुछ कुछ अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन
किसानों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया। कब की बात हो रही है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि वह जब स्वाधीन हो गया, स्वाधीन कह सकते हैं स्वयं प्लस अधीन, खुद के अधीन होना, ठीक है, या कह सकते हैं स्वतंत्र होना। तो जब भारत जब स्वतंत्र हो गया तो किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका। तो किसान जब स्वतंत्र हुआ, यानी पूरा भारत देश जब स्वतंत्र हुआ, तो किसान वर्ग की आंखों में भारत की स्वतंत्रता का अभिमान भरा हुआ था कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, एक खुली हवा में सांस ले सकते हैं और आत्मनिर्भर रूप से हम जी सकते हैं, किसी पर हमको आश्रित नहीं होना पड़ेगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। कवि कहते हैं कि प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण, यानी व्यवस्था नहीं है, प्रशासन की कमी है, प्रशासन की कमी के कारण किसानों को सदैव ही अभावों में जीना पड़ा है। और क्या कहते हैं कवि कि छोड़ उसे मझधार आज। मझधार का मतलब है नदी की जो लहरें हैं उसके मध्य में ही छोड़ दिया है। मझधार बीच में, मध्य में, जो नदी की जैसे लहरें होगी और लहरों के बीच में ही अगर किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा तो वो उस नदी को पार नहीं कर पाएगा और एक किनारे पर नहीं पहुंच पाएगा और उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि उस किसानों को उन सारी समस्याओं से लड़ने के लिए अकेला ही उसको छोड़ दिया गया। कहां पर? उन संकटों के मध्य में, बीच में, कि उसे अपनी गरीबी से भी लड़ना है, ठीक है, उसे प्रशासन से भी लड़ना है, ठीक है, तो उसे हर प्रकार की समस्या से लड़ना पड़ेगा, चाहे उसके पास धन का अभाव हो, सुविधाओं का अभाव हो, या प्रकृति से उसको लड़ना हो। प्रकृति से मतलब तो उसके पास बारिश नहीं हो रही हो या किसी प्रकार से उसको प्राकृतिक प्रकोप का सामना भी करना पड़ा हो, तो सारी समस्याओं का सामना उसे अकेला ही करना पड़ा है, हमेशा ही। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि भारत में स्वतंत्रता मिलने के बाद भी किसानों की जो क्या हुई, वो दुर्गति होती रही है। कैसे? कि उसे बीच मझधार में या संकटों के बीच में उसे संसार कगार सदृश बह खिसका। संसार कैसा हो गया? कगार के सदृश, यानी संसार के जो लोग हैं उन्होंने उसको साइड में ही छोड़ दिया है। ठीक है, उसको क्या छोड़ दिया है? मध्य में छोड़ दिया है और संसार साइड में हो गया है कि हमारा इस किसान से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, हम इसके साथ में खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमारे लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। किसान हमारे जीवन में कोई एक महत्वपूर्ण रोल अदा नहीं करता। ऐसा संसार बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, तो कवि क्या कह रहे हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वाधीन हो गया, तो उस स्वाधीनता के कारण किसान की आंखों में एक अभिमान, एक उत्साह भरा हुआ था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पूरा संसार उस किसान को बीच मझधार में या संकटों से लड़ने के लिए उसको बीच में ही छोड़ करके और संसार के लोग साइड में हो गए। ठीक है, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे। और अब वो क्या हो गया था? अब वो उन बेदखल हो गया था। बेदखल का तात्पर्य क्या है? उनसे उसको हटा दिया गया था। अब जहां पर वो खेती करता था तो उन सब से उसको बेदखल कर दिया गया है। बेदखल अब वह जिनसे, किनसे? लहराते हुए खेत दृगों में, दृगों मतलब आंखों में, उसकी आंखों में लहराते हुए खेत अब नजर आ रहे हैं। यानी वो स्वर्ण कर रहा है कि पिछला जो मेरा समय था कितना अच्छा था
और अब मेरा जो वक्त गुजर रहा है वो बद से बदतर होता जा रहा है, ठीक है ना। मेरा जो स्तर है, मेरा जीवन है, वो ऊंचा बढ़ने के बजाय उसमें क्या हो रहा है, मेरा पतन होता जा रहा है, ठीक है ना। तो कवि क्या कह रहे हैं कि अब उन खेतों से वह बेदखल हो चुका है, उनसे उसको निकाला जा चुका है, और उन खेतों की यादें उसकी आंखों में बसी हुई है, उसके हृदय में बसी हुई है। उसकी आंखों में, दृग मतलब आंखों में, वो लहराते हुए खेत नजर आ रहे हैं। उन पुरानी खेतों को वो याद कर रहा है जिनसे उसको बेदखल कर दिया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, और उन खेतों के कारण, उस प्रकृति के सामीप्य के कारण वो किसान जो है वो स्वस्थ जीवनचर्या को अपनाता था, ठीक है। तो वो सदैव प्रसन्न रहता था, किसान का परिवार। लेकिन अब कवि कह रहे हैं कि वो जो हरियाली थी, जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से, जिनके एक एक कतरे से, एक एक कण से, तृण का मतलब घास होता है, तो जिन खेतों की हरियाली के तिनके तिनके से या कण कण से क्या होता था, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली यानी उसका जो जीवन है वो प्रसन्न होता था, यानी खुश होता था। उनका जो जीवन है महक उठता था, किसके कारण, उन खेतों की हरियाली के कारण, ठीक है। लेकिन वो आज उनके जो खेत थे वो क्या हो चुका है, वो खेतों से वो बेदखल हो चुके हैं, उनको उन खेतों से निकाला जा चुका है। क्यों निकाला जा चुका है, ऐसा क्या हुआ? आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। और तो इसमें किस प्रकार से कहा गया है कि किसानों की जो दशा थी वो अच्छी दशा थी, वो धीरे धीरे सुधरने के बजाय वो और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। क्यों खराब होती जा रही है? क्योंकि किसी ने उसको साथ नहीं दिया है। आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी वो गर्त में जाता रहा है, ठीक है ना। और उसको प्राकृतिक प्रकोप का भी सामना करना पड़ा है। हो सकता है कि किसी वर्ष अधिक वर्षा हो गई, ठीक है, और अतिवृष्टि हो गई, और किसी वर्ष हो सकता है अल्पवृष्टि हो गई, सूखा भी पड़ सकता है, किसी अनावृष्टि हो गई। तो किसी वर्ष तो सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, पानी बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और किसी वर्ष क्या हो गया कि पानी ज़्यादा हो गया तो भी फसल खराब हो गई, ठीक है ना। तो दोनों ही स्थितियां खराब रही। तो ऐसा इन परिस्थितियों के कारण जो किसान था वो और ज़्यादा कर्जे में डूबता गया, ठीक है ना। क्योंकि उसको वो जो फसल उगाता था वो एक बड़े पैमाने पर उगाता था, लेकिन वो बीज उसको जो वापस मिलना चाहिए था उसको नहीं मिलता था, क्योंकि उसका उत्पादन उस प्रकार से नहीं होता था। तो इस कारण से क्या हुआ, उसको खाने के लिए भी क्या करना पड़ता था उधार लेना पड़ता था, कर्जे पर, ऋण पर उसका जीवन चलने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो लोन था, वो जो कर्ज था, उसके कारण क्या हुआ, उसको जो वो कर्ज बढ़ता गया। कैसे बढ़ता गया कि जो जमींदार थे, जमीन के जो मालिक थे, वो उनसे टैक्स लेते थे, वसूल करते थे कर, और वो जिस भी देनदार से, ठीक है ना, किसी व्यापारी से वो कुछ लेते थे, पैसा लेते थे, ठीक है ना। तो वो उस धन से क्या हुआ, वो जो व्यापारी उस किसान को जो कर्ज देते थे तो उन पे ब्याज इतना ज़्यादा होता था कि वो ब्याज को किसान चुका नहीं पाता था। तो क्या होता था, वो ब्याज पर ब्याज लगाया जाता था, चक्रवृद्धि ब्याज भी लगाया जाता था। तो वो चुकाना, और जमींदार को चुकाना, ठीक है, राजाओं महाराजाओं को चुकाना, अनेक प्रकार के टैक्स देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें
ये किसानों के लिए क्या थी, असंभव थी। ये बड़ी ही कष्टकारी ये चीज़ें थी। तो इस कारण से क्या हुआ, किसान का जीवन और भी निम्न स्तर का होता गया। तो क्या कहा है, तो इस प्रकार से उसके जो खेत थे वो बिकने लगे, उसकी जितनी भी जमीन थी वो सब और बिकने लगे, मकान वगैरह, उसके जो पशु वगैरह थे वो सब बिकने लगे, और उसको कर्जे पर अपना जीवन जीना पड़ा। और कर्जा भी कितना हो गया कि वो उससे चुकता नहीं था, ठीक है ना। तो इस प्रकार उसने कहा है कि आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा मतलब उसका जो बेटा था, आंखों का तारा, सबसे प्यारा जो उसका बेटा था वो उसकी आंखों में घूम रहा है। आंखों में कैसे घूम रहा है, यानी पहले तो उसके साथ में वो था, लेकिन अब वो उसके साथ में नहीं है, केवल उसकी यादें बची हुई है। किसकी, उसके बेटे की यादें। वो उसके बारे में सोचकर बड़ा दुखी हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, और वो जो उसका बेटा था वो जवानी में ही मारा गया। किसने मारा है, कारकुनों ने। कारकुनों का तात्पर्य है जमींदार के आदमियों ने। जमींदार के जो व्यक्ति थे उन आदमियों ने क्या कर दिया, वो लाठियों से उस किसान के बेटे को जवानी में ही मार दिया। लाठियों से मार मार कर उसको मौत के घाट उतार दिया। किसने, जमींदार के आदमियों ने। क्यों उतार दिया, क्योंकि जो किसान था वो उस जमींदार का पैसा नहीं चुका पा रहा था, ठीक है ना, और ज्यादा वो कर्जे में डूबता जा रहा था। तो जैसे ही उसने विरोध किया, किसान के बेटे ने, जवान बेटे ने जब उसका विरोध किया कि हम इतना कर्ज नहीं दे पाएंगे, कहाँ से दे पाएंगे, हमारी इतनी कमाई नहीं है, ठीक है ना, हम इतना अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ से हम देंगे। तो जैसे ही उस किसान के बेटे ने जमींदारों का या जमींदार के व्यक्तियों का विरोध किया, तो उस विरोध के कारण उस जमींदार के आदमियों ने उस किसान के बेटे को मरवा दिया या मार दिया, ठीक है ना। तो आज उसकी यादें उस किसान की आंखों में बसी हुई है, वो उनको याद करके बड़ा दुखी हो रहा है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। और इस कारण से उसके खेत भी बिक गए, उसके घर और द्वार सभी बिक चुके हैं। और फिर भी ये जो महाजन है, व्यापारी जो लोग हैं, जो उसको सूदखोर भी कह सकते हैं, जो ब्याज खाते हैं, ठीक है ना, ब्याज पर पैसा देते हैं, तो ये जो व्यापारी था, ये महाजन था, इसने ब्याज की एक भी कौड़ी, 1 रुपया भी नहीं छोड़ा, पूरा वसूल कर लिया, ठीक है ना। चाहे उस किसान की दशा बेकार से और ज़्यादा बेकार होती चली गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको तो पूरा पैसा चाहिए, पूरा ब्याज हमको चाहिए, ब्याज पर ब्याज भी चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने आपको कठिन परिस्थितियों में आपको पैसा दिया है, सहयोग दिया है, तो हम पूरा पैसा लेंगे, चाहे आप कहीं से भी लाएं, आपको ज़मीन बेचनी पड़े, पशु बेचने पड़े, अपने परिवार के किसी सदस्य को बेचना पड़े, लेकिन हमारे पैसे को चुकाइए। तो इस प्रकार सारे घर और द्वार को किसान को बेचना पड़ा, और उस महाजन के एक एक कौड़ी के ब्याज को, एक एक रुपए को उसको चुकाना पड़ा। किसको, किसान को। किसान ने चुकाया। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। कुर्क का मतलब है नीलाम हो गई। कौन नीलाम हो गया, बर्दों की जोड़ी। बर्द का मतलब है बलद यानी बैल, जो उसके प्रिय जो बैल थे, किसान जिनसे खेती करता था, ठीक है। और वो बैल जो थे वो पशु नहीं थे, बल्कि पशु से ज़्यादा वो उनको क्या समझता था, एक परिवार का सदस्य मानता था, ठीक है ना। तो वो कवि कह रहे हैं कि जो किसान है, उस किसान की आंखों में चुभ रही है, आंखों में पीड़ा हो रही है, दुख उसको हो रहा है कि मेरे जो सबसे प्रिय जो बैल थे, मैं जिनको अपने परिवार के सदस्य के समान प्रेम करता था, उन
बर्धों की जोड़ी को भी मुझे क्या करना पड़ा, नीलाम करना पड़ा, या वो नीलाम हो गई, ठीक है, वो भी बिक गई, ठीक है ना, और फिर भी मेरी जो दशा है वो सुधर नहीं पाई है। तो एक बार फिर से समझते हैं। तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं कि किसानों की जो दशा है वो बद से बदतर होती चली गई है। स्वतंत्रता के पश्चात भी उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, ठीक है। क्या कहा है, कवि कहते हैं कि अंधकार के गुफा के समान किसान की आंखों से मेरा मन डर रहा है, क्योंकि उनकी आंखों में दूर तक भयंकर दीनता का भाव और दुख का शांत रोदन समाया हुआ है। और जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वाधीन हुआ, तो उस स्वाधीनता का अभिमान किसान की आंखों में था, उत्साह था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संसार के सभी लोग उस किसान को संकटों के मध्य छोड़ करके सभी एक तरफ हो गए, किसी ने भी किसान की मदद नहीं की। और अब सारे जो खेत और खलिहान, पशु वगैरह सब बिकने के बाद अब किसानों की आंखों में वो खेत लहरा रहे हैं, अब उन खेतों से वो बेदखल हो गया है, वो बिक चुके हैं। और जिन खेतों के तृण तृण से, जिन खेतों के कण कण से, हरियाली से किसान के जीवन की हरियाली नजर आती थी, अब वो खेत बिक चुके हैं। अब वो खेतों के कारण उनकी हृदय में दुख या व्यथा उत्पन्न हो रही है। और अब उसकी, किसान की आंखों में अपने प्यारे जो बेटा है, प्यारे बेटे की नजर, प्यारे बेटे की तस्वीर किसान की आंखों में घूम रही है, जो कि कारकुनों की लाठी से, अर्थात जमींदार के व्यक्तियों की लाठी से जवानी में ही मारा गया है। क्योंकि उस किसान के बेटे ने जमींदार को कर नहीं चुकाया, और जब उस किसान के बेटे ने विरोध किया, तब उस विरोध के कारण उसको कारकुनों ने उसको जवानी में ही मार दिया। तो अब उसकी यादें किसान की हृदय में बसी हुई हैं। और बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। और कह रहे हैं कि उसको, किसान को अपना घर, पशु सब कुछ बेचना पड़ा, लेकिन महाजन ने या व्यापारी ने उसके ब्याज के 1 रुपया भी नहीं छोड़ा, उसको पूरा वसूल कर लिया। और अब किसान की आंखों में वो नीलाम हुए बैलों की जोड़ी चुभ रही है, पीड़ा दे रही है। अर्थात किसान अपनी दशा पर रो रहा है, बेचैन हो रहा है। उसकी मदद करने वाला या उसके साथ खड़े होने वाला आज कोई भी नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया भाग 1, और इसके बाद में आधी जो कविता है, कविता का बाकी अंश हम पढ़ते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।